होठों पर प्रस्तावना, कनखी में षड्यंत्र, चेहरे चेहरे पर लिखा रंगों का जनतंत्र। होली जो है, टच मी नॉट वाली होली में हम यकीन नहीं करते, कतई तौर पे। प्रयाग की माटी में जहां गंगा और यमुना की धाराएं मिलती हैं, जी, जहां विद्या और साहित्य का संगम रहा है, जिस माटी पर, वह माटी परिवर्तित होने लगी और परिवर्तित होते होते आज हम इस स्थिति में हैं कि प्रयाग की पहचान केवल महाकुंभ के दौरान, जी जी, कुंभ के दौरान होती है। जी जी, एक समय था जब तीन जगह लोग जाते थे कि आनंद भवन और संगम तट और महादेवी जी। जी, यश मालवीय जी को अपने उस बचपन से और आज के वर्तमान से, जी, जब दोनों का आकलन करते हैं तो क्या महसूस होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या आज पूरे देश में कोई एक जगह ऐसी है जी, जहां कोई जिंदा ऐसा साहित्यकार हो कि उस शहर में लोग जा रहे हों, जी जी, तो वहां के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ अपने साहित्यिक धरोहर या वरिष्ठ साहित्यकार या जो भी वहां उपलब्ध हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हों? जी जी। क्या यह बचा है कहीं कुछ? मुझे लगता है कि ये मर्म को छूने वाला सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि फिर हम अपने को जिम्मेदार पाते हैं। नहीं तो कभी कहा भी था कि गंगा के तट पर जगा ऐसा जीवन राग, तन तो काशी हो गया, मन हो गया प्रयाग। तो मुझे लगा है, कई अवसरों पर ऐसा लगा है कि हमने वो बड़प्पन खोया है, और कुछ पीढ़ियों का अंतराल भी हो सकता है। क्या कारण है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी महादेवी फिर नहीं हुई। बहुत अच्छे रचनाकार आए, लेकिन साहित्य के साथ जो ये गैप आ रहा है, साहित्य की एक कसौटी होती थी कि हमारे लिए तय करना मुश्किल होता था कि ये साहित्यकार बड़ा है या मनुष्य ज्यादा बड़ा है। अब मनुष्य के स्तर पे हम कुछ कम हुए हैं। हमें ये कारण तुरंत ये समझ आ रहा है जी। कि हमारे भीतर वो बड़प्पन कहीं से छीज गया है। नहीं तो बड़ा वो होता था जिसके पास बैठ के आपके भीतर बड़प्पन सुगबुगाने लगता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि बड़े के सामने आप गए और आप छोटा अनुभव करने लगे, बौना अनुभव करने लगे। तो हर क्षेत्र का असर है। साहित्य में जो एक स्नॉबरी वाला तत्व आया और नई पीढ़ी को खुशबू की मशाल देने के बजाय उपेक्षा के कांटे दिए गए। तो ये बात सही है, और आज भी मुझे लगता है कि वो चीजें लौटाई जा सकती हैं कि साहित्य हमें उदार होना सिखाता था, औदात्य की ओर ले जाता था। हम बड़े होते थे। अमरकांत जी को देखा है, वो ऋषि थे जैसे। साहित्य गणित नहीं था, समीकरण नहीं था, रिकॉग्निशन की भूख नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी, अंधी दौड़ नहीं थी कि हम आज लिख रहे हैं और कल सुपरस्टार हो जाएं। एक लगातार लिखते रहने का क्रम था। साहित्य साधना थी, साहित्य साधना नहीं रही। साहित्य दूसरा जरिया अपनाने लगा। तो मुझे लगता है भाई, प्रत्यक्ष रूप से मैं दोष नहीं दे रहा हूं किसी को। हमारा जो मानसिक पर्यावरण बदला है, और उस मानसिक पर्यावरण के बदलने से हम कमतर इंसान होते चले गए। लेकिन ये भी रोना उचित नहीं है। अगर हम महसूस कर रहे हैं,
हमने प्रकृति के साथ क्या किया। आंगन की तुलसी कहां गई? जब आंगन ही नहीं है तो आंगन में तुलसी कहां होगी। पिता हमारे कहते थे घर आंगन को क्या कहोगे, आंगन की परिभाषा करो तो आंगन जो है घर के भीतर का खुलापन है। मन का आंगन भी तो संकुचित हो गया ना भाई। यश जी, जो ये फागुन की अलमस्ती है और जो बसंत का राग है, ये मेरा प्रश्न बड़ा मतलब एक अलग तरह का भाव लिए हुए है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस अलमस्ती और उस श्रृंगार में जो बसंत का राग है, जो मूल तत्व है, मैं पूछूं कि यश मालवीय को दोनों में से कौन सा पसंद है, या दोनों पसंद हैं तो उनके कौन कौन से रूप पसंद हैं, और उसे अपने गीतों के माध्यम से जो आपने ढाला है, बहुत सारे गीत हैं आपके, बसंत पर हैं, फाग पर हैं, कबीर से लेके आप किसी को अपने पूर्वजों को और अपने जो वरिष्ठ हैं उनको आपने अपने गीतों में न केवल संजोया है बल्कि उनकी भावनाओं को भी नए ढंग से अभिव्यक्त किया है। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों को, मेरे प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको गीत भी सुनाना होगा जो इनसे संबंधित है, यानी बसंत पर एक सुनूंगा, श्रृंगार पर, और एक फागुन पे सुनूंगा, अलमस्ती और प्रेम। देखिए होली जो है टच मी नॉट वाली होली में हम यकीन नहीं करते कतई तौर पे। मेरा एक दोहा है, होठों पर प्रस्तावना, कनखी में षड्यंत्र, चेहरे चेहरे पर लिखा रंगों का जनतंत्र। या कहते हैं फागुन के दिन आ गए, हंसे खेत खपरैल, एक हंसी में धुल गया मन का सारा मैल। और चेहरा है जलने लगा, फिर भी दिखे हसीन, घिस घिस कर साबुन हुआ पतला और महीन। बौर फागुन के रंग न छूटे हौसले हैं पस्त साबुन के, बौर फागुन के। अब फागुन के साथ साबुन जो है आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन वो जीवन का सत्य है। ये रंग न छूटेगा उल्फत की निशानी है से लेके कुछ रंग बहुत गहरे होते हैं, सिलसिला की याद करिए आप। तो एक चरण सुन लीजिए, आपने जगा दिया मेरे श्रृंगार को। आप बनारस से हैं और बनारस, राजेश जोशी की वो कविता याद आती है कि कितनी अजीब बात है कि हम कामायनी में हैं और प्रसाद की नगरी से दूर जा रहे हैं। क्या बात। कामायनी एक्सप्रेस से जा रहे थे बनारस से भोपाल, तो कहा कि कितनी अजीब बात है कि हम कामायनी में हैं और प्रसाद की नगरी से दूर जा रहे हैं। गीत सुनिए। गीत को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली कामायनी। गीत को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली कामायनी। गीत को जिया होगा तुमने भी, सांसों में गुथे गुथे फूलों ने जी भर कर देह को छुआ। सांसों में गुथे गुथे फूलों ने जी भर कर देह को छुआ। दो शिखरों ने प्राणों पर उमगे, घिरे घिरे मेह को छुआ। स्वप्न को जिया होगा तुमने भी, स्वप्न को जिया होगा तुमने भी। हमने जी मुद्रा वरदायिनी, गीत को जिया होगा तुमने भी। हमने तो जी ली कामायनी, गीत को जिया होगा तुमने भी। और एक चित्र देखिए, और इतने चुप होके ना सुनिए भाई। आपको लगता है कहीं कि आपके मन की बात कही गई है तो थोड़ा उत्साह भी दीजिए। कवि का तो वही ऑक्सीजन होता है। रात में उगा सूरज सिरहाने, पैताने भी किरण खिली।
रात में उगा सूरज सिरहाने, पैताने भी किरण खिली, और कभी दिन में भी चाहा तो आंगन भर चांदनी मिली, और कभी दिन में भी चाहा तो आंगन भर चांदनी मिली। स्वप्न को जिया होगा तुमने भी, लहर को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली मंदाकिनी, गीत को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली कामायनी, स्वप्न को जिया होगा तुमने भी, हमने जी मुद्रा वरदायिनी, गीत को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली कामायनी, लहर को जिया होगा तुमने भी, हमने तो जी ली मंदाकिनी, गीत